इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 स्टे हंग्री स्टे फुलिश का, जिसमें स्टीव जॉब्स ने अपने स्पीच में जो तीसरी कहानी सुनाई थी वो दी गई है। देखिए इसमें लिखा गया है, इन दिस सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट जॉब्स नरेट्स हिज थर्ड स्टोरी। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ ही ब्रश्ड विद डेथ। ब्रश्ड विद डेथ का मतलब होता है कि किस प्रकार से किसी इंसान को मृत्यु के साथ आमना सामना होता है। तो इसमें ऐसी ही कुछ कहानी स्टीव जॉब्स बताते हैं। माई थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ। वो जो तीसरी कहानी बताने वाले हैं वो है मृत्यु के विषय में। When I was 17, I read a quote that went something like, if you live each day as if it was your last, someday you will most certainly be right. जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने एक कोट पढ़ा था। उस कोट में था कि अगर आप अपने हर एक दिन को ऐसे जियोगे जैसे कि वो आपके जीवन का आखिरी दिन हो, तो किसी न किसी दिन आप सही ज़रूर होगे। यानी कि किसी न किसी दिन आपका मृत्यु आना ही है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि हर रोज़ मेरा मृत्यु का दिन है, तो किसी न किसी दिन आप सही ज़रूर होगे। यानी मृत्यु जो है वो निश्चित है। It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? यहाँ पे 33 साल उस समय से 33 साल है जिस समय वो इस स्पीच को दे रहे हैं। 2005 में दिया था ना, तो उस समय से 33 साल पीछे। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो वो कह रहे हैं कि इस कोट ने उनके ऊपर इतना प्रभाव डाला कि पिछले 33 सालों से जब भी सुबह वो आईने के सामने जाते हैं तो वो अपने आप को देखते हैं और ख़ुद से पूछते हैं कि अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वही काम करता जो आज मैं करने वाला हूँ। And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. और अगर उसका जवाब नहीं होता, ना होता लगातार कुछ दिनों तक, तो उन्हें समझ में आ जाता कि उन्हें अपने काम में कुछ न कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। Remembering that I will be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me make the big choices in life. Encounter का मतलब होता है किसी चीज़ से आमना सामना होना, और टूल का मतलब उपकरण। तो जैसा कि हमने देखा था, स्टीव जॉब्स ने एक कोट पढ़ा मृत्यु के विषय में, और उससे उन्हें पता चला कि जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मृत्यु ही है। तो इसीलिए वो हर रोज़ इस बात को याद करते थे, इस बात को हमेशा अपने अंदर दोहराते थे कि वो जल्द ही मर जाएंगे। और यही बात उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुई। जब उनका इस बात से सामना हुआ कि मृत्यु ही सत्य है, उसके बाद वो हमेशा इस बात को अपने मन में दोहराते थे, और इसी बात ने कि मृत्यु जल्दी आने वाली है, मेरे पास बहुत ही कम समय है, इसी बात ने उनकी मदद की उनके जीवन में बड़े बड़े फैसले लेने में। Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. अब यहाँ पे स्टीव जॉब्स कारण बताते हैं कैसे उन्हें मदद मिली मृत्यु के बारे में सोचते रहने की। वो बताते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन है, किसी इंसान को आपसे कुछ उम्मीद है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं ये करो वो करो, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, या फिर आपका अपना प्राइड हो, आपका अपना गौरव हो, आपका अपना गुमान हो कि मैं ये काम करूँगा तो इससे तो मेरी प्रतिष्ठा पे इफ़ेक्ट होगा, या फिर आपके अंदर डर है शर्मिंदगी की, फेल होने की, असफल होने की, आपके अंदर डर है।
तो ये सभी चीज़ें गायब हो जाती हैं। एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन हो, प्राइड हो या फिर किसी भी तरीके का आपके अंदर डर हो, ये सभी चीज़ें गायब हो जाती हैं जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हो। मृत्यु का आमना सामना होते ही ये सब कुछ गायब हो जाते हैं और उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच पाते हो जो सच में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ वही आपके दिमाग और आपके दिल में आता है। Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. ट्रैप का मतलब होता है जाल। कई बार होता है ना कि हम अपने दिमाग के साथ इस बात को सोचने में ही उलझे रह जाते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो पता नहीं क्या होगा, शायद अगर ये काम किया तो हम कुछ खो देंगे, किसी को बुरा लग जाएगा या फिर हम फेल हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हो, आपको याद आता है कि किसी न किसी दिन तो मुझे मरना ही है, मृत्यु मुझे जल्दी आनी ही है, तो आप इन सभी जाल से मुक्त हो जाते हो। आप सोचोगे ही नहीं, आपके लिए जो ज़रूरी होगा ना, आप वही काम करोगे। यू आर ऑलरेडी नेकेड, यानी कि आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू फॉलो योर हार्ट। जब आपके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं तो कोई कारण नहीं बनता है कि आप अपने दिल की ना सुने, आप अपने मन की ना सुने। जब आप मृत्यु के बारे में सोचोगे, जब आप ये समझ पाओगे कि आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक न एक दिन आपकी मृत्यु आनी ही है। आप बस इस दुनिया से चले जाओगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। इसीलिए कोई कारण भी नहीं बनता है कि आप अपने मन की आवाज़ ना सुने। About a year ago, I was diagnosed with cancer. 1 साल पहले, यानी कि जिस साल वो ये स्पीच दे रहे हैं उससे 1 साल पहले उनके बॉडी की जांच हुई और उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। I had a scan at 7:30 in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. सुबह 7:30 बजे उनके बॉडी का स्कैन हुआ और उसमें साफ साफ जाहिर हो रहा था कि उनके पैनक्रियाज में ट्यूमर है। आई डिडेंट इवन नो व्हाट ए पैनक्रियाज वाज। उन्हें ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज होते क्या हैं। द डॉक्टर्स टोल्ड मी दिस वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इज़ इनक्योरेबल एंड दैट आई शुड एक्सपेक्ट टू लीव नो लॉन्गर देन 3 to 6 months. डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि उन्हें जिस प्रकार का कैंसर है वो लाइलाज है, इनक्योरेबल है, इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। 3 से 6 महीने ही वो ज़िंदा रह पाएंगे, ऐसा डॉक्टर्स ने स्टीव जॉब्स से कहा। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई। डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस दिया, उन्हें सलाह दी कि आप जाइए घर और घर जाकर जो भी आपके कार्य हैं जो आपको व्यवस्थित करने हैं आप उन्हें व्यवस्थित कर लीजिए। यानी कि डॉक्टर्स उन्हें कहना चाहते थे कि आप तैयार हो जाइए मरने के लिए। इट मीन्स टू ट्राई टू टेल योर किड्स एवरीथिंग यू थॉट यू वुड हैव द नेक्स्ट 10 years टू टेल देम इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। इसका मतलब ये था कि आपको अपने बच्चों से वो सारी बातें कर लेनी है जो आप अगले 10 सालों में उन्हें कहना चाहते थे, उन्हें सलाह देना चाहते थे, या फिर कुछ बातें थी जो वो आप उन्हें बताना चाहते थे। वो सभी बातें आपको कुछ महीनों में ही अपने बच्चों को बता देनी है। इट मीन्स टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ बटन्ड अप सो दैट इट विल बी एज ईजी एज पॉसिबल फॉर योर फैमिली। बटन अप का मतलब होता है सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित कर देना। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि स्टीव जॉब्स को सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित कर देना चाहिए ताकि उनके चले जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इट मीन्स टू से योर गुड बाइज। इसका मतलब ये था कि स्टीव जॉब्स को सभी को अलविदा कह देना चाहिए। आई लिव विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। पूरे दिन उनकी जांच ही होती रही। Later that evening I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestine, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor.
उसी दिन के शाम को उनकी बायोप्सी हुई थी। बायोप्सी का मतलब होता है कि अगर इंटरनल ऑर्गन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से कुछ सेल्स निकाल कर उनकी जांच होती है। तो उनकी बायोप्सी हुई और बायोप्सी करने के लिए उनके गले में एक इंडोस्कोप डाला गया। स्टक का मतलब डालना, तो उनके गले में एक इंडोस्कोप डाला गया। फिर वो इंडोस्कोप उनके पेट में गया और फिर उसके बाद उनके इंटेस्टाइन में, उनकी आंतों में, और फिर उनके पैनक्रियाज में जो ट्यूमर थे उस ट्यूमर से एक सुई के माध्यम से कुछ सेल्स निकाल लिए गए। आई वॉज sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. Sedated का मतलब होता है बेहोश होना। तो स्टीव जॉब्स उस वक्त बेहोश थे, लेकिन उनकी वाइफ उनके पास ही थी। तो उन्होंने बताया कि उन सेल्स को, जो सेल्स उनके पैनक्रियास से निकाले गए थे, उन सेल्स को जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्हें जो पैनक्रियाटिक कैंसर है वो काफ़ी दुर्लभ है, ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन उसका इलाज है, उसका इलाज सर्जरी के थ्रू हो सकता है, सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। उनकी सर्जरी हुई थी और अब वो ठीक हैं। यानी कि जिस वक्त उन्होंने ये स्पीच दी थी उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थे सर्जरी के बाद। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर अ फ्यू मोर डिकेड्स। वो कहते हैं कि ये पहली बार था कि वो मृत्यु के इतने करीब आ गए, मृत्यु का उनसे सामना हो गया, और वो ऐसी आशा करते हैं, ऐसा होप करते हैं कि कुछ दशकों तक उन्हें दोबारा मौत से इस तरीके का सामना ना हो, यानी कुछ दशकों तक वो एकदम हेल्दी रहें, ठीक ठाक रहें। लेकिन जैसे कि हम सभी को पता है कि जब उन्होंने ये स्पीच दी थी उसके 6 सालों के बाद ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसका मतलब ये है कि कोई ये नहीं जान सकता कि उसकी मृत्यु कब आने वाली है, पर अगर वो इस बात को ध्यान में रखे कि मेरी मृत्यु जल्द ही आएगी, तो वो अपने जीवन में बहुत ही महान काम कर सकता है। उसे किसी चीज़ के करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा इस बात रहेगी, इस बात को वो हमेशा याद रखेगा कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी कम है, तो उसे जितना हो सके उतना काम कर देना चाहिए। जो भी वो करना चाहता है उसे जल्द ही कर लेना चाहिए। Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अब जब उन्होंने मृत्यु को इतने सामने से देख लिया है तो पहले से ज़्यादा निश्चितता के साथ वो बता सकते हैं कि मृत्यु एक बहुत ही उपयोगी और काफ़ी सोच विचार करने लायक अवधारणा है। इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिस अवधारणा के ऊपर सोचा विचारा जा सकता है, जिसके ऊपर काफ़ी गहराई से सोचा जा सकता है। अब इस बात को एक्सप्लेन करते हुए आगे वो बोलते हैं, नो वन वांट्स टू डाई। कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो मरना चाहता हो, कोई नहीं चाहता कि वो मरे। इवन पीपल हु वांट टू गो टू हेवन डोंट वांट टू डाई टू गेट देयर। और ऐसे लोग भी जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। एंड येट डेथ इज़ डेस्टिनेशन वी ऑल शेयर। लोग जाना चाहें या ना जाना चाहें, लेकिन मृत्यु एक ऐसी मंजिल है जहाँ हम सभी को जाना ही है। नो वन हैज़ एवर स्केप्ड इट। इससे कोई भी नहीं बच पाया है। एंड दैट इज़ एज इट शुड बी। और ऐसा ही होना चाहिए। मृत्यु आनी ही चाहिए, हम सभी को मृत्यु की तरफ जाना ही चाहिए। बिकॉज डेथ इज़ वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। क्योंकि जीवन की इकलौती सबसे बेहतरीन खोज मृत्यु ही है। इट इज़ लाइफ्स चेंज एजेंट। मृत्यु जीवन में बदलाव लाने वाली एजेंट है। अगर मृत्यु ना रहे तो जीवन में बदलाव आएगी ही नहीं, इस धरती के ऊपर बदलाव आएगी ही नहीं। इट क्लियर्स आउट द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। मृत्यु का काम ही है
कि पुराने लोग, पुराने जीव जंतु, उन सभी को हटाकर नए लोग, नए जीव जंतु, नए जीवों के लिए रास्ता बनाएं। नए जीवों, नए लोगों के रहने के लिए रास्ता दें, उनके रहने के लिए जगह दें। राइट नाउ द न्यू इज़ यू, बट someday not too long from now you will gradually become the old and be cleared away। स्टीव जॉब्स वहाँ उपस्थित बच्चों से कहते हैं कि अभी आप नहीं हैं, लेकिन किसी दिन, आज से ज़्यादा समय बाद नहीं, किसी दिन आप भी धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और आपका भी सफाया हो जाएगा। सॉरी टू बी सो ड्रामेटिक बट इट इज़ क्वाइट ट्रू। उन्होंने अचानक से ये बात कह दी। तो वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये मृत्यु के बारे में हमें बोल रहे हैं कि हमारा सफाया हो जाएगा। इसीलिए वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि इतना ड्रामेटिक होने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने जो बात कही वो सही है, काफ़ी सही है। योर टाइम इज़ लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। आपके पास जो समय है वो सीमित है, लिमिटेड है, इसीलिए उसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बर्बाद नहीं करिए। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। दूसरों के सिद्धांत पे चल के खुद को मत फंसाइए, उसमें मत उलझिए। यहीं पे स्टीव जॉब्स ने डॉगमा का मतलब बताया है कि किसी इंसान ने एक सिद्धांत बना लिया है, एक प्रिंसिपल बना लिया है और उसी इंसान के दिमाग की उपज है वो सिद्धांत और उसके ऊपर आप चलते हो। तो ऐसा मत करिए, किसी और के सिद्धांतों पे मत चलिए, उसमें मत फंसिए, आपको अपने सिद्धांत पे चलना है। डोंट लेट द नॉइजेस ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरों के विचार के शोर में आप खुद के अंतर आत्मा की आवाज़ को मत दबाइए, उसमें अपनी आवाज़ को डूबने मत दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप हिम्मत रखिए खुद की सुनने की, अपने दिल की सुनने की, अपने अंतर आत्मा की सुनने की, अपने मन की आवाज़ सुनने की आप हिम्मत रखिए। They somehow already know what you truly want to become। आपका दिल, आपका अंतर आत्मा, आपकी अंतर आत्मा, आपका मन कहीं ना कहीं ये बात पहले ही से जानता है कि आप सच में क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। ये आपका दिल और आपका मन पहले से ही जानता है। इसीलिए आपको अपने आप की आवाज़ सुननी चाहिए, खुद की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। एवरीथिंग एल्स इज़ सेकेंडरी। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको खुद की सुननी है। बाकी बाद में चाहे आपको किसकी सुननी है कि नहीं सुननी है, आप सोचते रहना, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप की सुननी है। दुनिया चाहे जो भी बोल रहा है बोलने दो, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है ये ज़रूर सुनो। When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation। स्टीव जॉब्स बताते हैं कि जब वो छोटे थे, युवा थे, तो उस वक्त एक कमाल की पब्लिकेशन आती थी, मतलब एक किताब आती थी, किताब छपती थी जिसका नाम था द होल अर्थ कैटालॉग, जिसे वो कहते हैं उनके समय की, उनके जनरेशन की बाइबल थी। बाइबल इसलिए उन्होंने इस किताब को कहा होगा क्योंकि उस किताब में बहुत सारी काम की चीज़ें होती होंगी, यानी हर किसी को उस किताब में कुछ ना कुछ काम का मिल ही जाता होगा। तो ये जो किताब थी ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी, आर्टिकल्स होते थे, एसेज होते थे, और कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आया है तो उसके रिव्यूज़ होते थे। कोई काम है जो आप घर में करना चाहते हो तो उसे कैसे घर में किया जा सकता है, उसके स्टेप्स भी होते थे, तरीके भी होते थे। जैसे आजकल आप YouTube पे देखते हो ना, घर में ये काम कीजिए, घर बैठे ये काम कीजिए, तो वो चीज़ें उस किताब में थी कि किस तरीके से कोई जटिल काम है तो उसे आप घर में कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स उस किताब में होते थे। यानी पूरी तरीके से ज्ञान का भंडार था। इसीलिए स्टीव जॉब्स उस किताब को अपने समय का बाइबल कह रहे हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय अ फेलो नेम्ड स्टुअर्ट ब्रांड नॉट फार फ्रॉम हियर इन मेनलो पार्क, एंड ही
brought it to life with his poetic touch. स्टीव जॉब्स उस वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ के बच्चों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि वो जो कैटलॉग था, द होल अर्थ कैटलॉग, वो एक आदमी द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था स्टुअर्ट ब्रैंड, जो वहाँ से उस यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो थे उस वक्त, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहते, मेनलो पार्क में ही रहते हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास में ही था। यहाँ पे स्टीव जॉब्स कहना चाहते हैं कि स्टुअर्ट ब्रैंड ने अपनी जो कविता के हुनर थी उसका इस्तेमाल करके उस किताब को एक जीवित रूप दे दिया था। मतलब कि वो किताब बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया था। This was in the late 1960s, before personal computers and desktop publishing. So it was all made with typewriters, scissors and Polaroid cameras. उस वक्त जब ये किताब छपती थी, द होल अर्थ कैटलॉग, जब ये मैगज़ीन छपती थी, तो उस वक्त 1960s का समय था, लेट 1960s का समय था, जिस वक्त पर्सनल कंप्यूटर और ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग वगैरह नहीं हुआ करते थे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू पेजेस को, बुक के पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। तो उस वक्त ये सब नहीं हुआ करते थे, ना पर्सनल कंप्यूटर हुआ करते थे, इसीलिए सारे काम टाइपराइटर्स पे किए जाते थे, कैंचियों से काटे जाते थे और पोलराइड कैमरास का इस्तेमाल किया जाता था। पोलराइड कैमरा का मतलब एक कैमरा आपने देखा होगा कि उससे आप जैसे ही फ़ोटो खींचते हो कि उसी वक्त उससे एक फ़ोटो बाहर निकलती है, एक पेपर के ऊपर एक फ़ोटो बाहर निकलती है, उसे कहते हैं पोलराइड कैमरा, कि तुरंत आपको फ़ोटो निकाल कर दे देती है वो कैमरा। तो वो किताब भी उस वक्त टाइपराइटर, सीजर्स और पोलराइड कैमरास का इस्तेमाल करके छापा जाता था। इट वॉज शॉर्ट ऑफ लाइक गूगल इन पेपरबैक फॉर्म 35 years बिफोर गूगल केम अलॉन्ग। वो किताब जो थी एक तरीके से गूगल थी, किताब के फॉर्म में, पेपरबैक फॉर्म में, यानी किताब के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में, और वो भी तब जब गूगल आया भी नहीं था। गूगल के आने से 35 साल पहले वो किताब आई थी, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। इट वॉज आइडियलिस्टिक एंड ओवरफ्लोइंग विथ नीट टूल्स एंड ग्रेट नोशंस। वो किताब एकदम परफेक्ट थी। आइडियलिस्टिक का मतलब आप समझ लो, एकदम परफेक्ट थी, और वो पूरी तरीके से बेहतरीन टूल्स और बेहतरीन विचारों से भरी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो किताब बहुत सारी चीज़ों से एकदम भरी पड़ी थी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता था, और उसमें प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी होते थे। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में आर्टिकल दिया गया है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया आपको, फिर वो प्रोडक्ट आपके आसपास कहाँ मिल सकता है, तो उस प्रोडक्ट के पहले ही तो पूरी डिटेल्स दी होती थी, उसके प्राइस दिए रहते थे कि उसका दाम क्या है, उसे किसने बनाया, और आपको वो कहाँ मिल सकती है वो भी दिया रहता था। आप समझ रहे हो? अभी हम क्या करते हैं, हम गूगल करते हैं, गूगल पे किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना होता है तो उस पर हम खोजते हैं। वो उस वक्त ऐसी किताबें ही थी, और द होल अर्थ कैटलॉग में ऐसे ही रिव्यूज़ भी लिखे होते थे। और अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में दिया भी गया है तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है, आप अपने घर पे किस प्रकार से उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नई चीज़ बनानी है तो आप घर में कैसे बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ दिया रहता था। कौन कौन से औज़ार आपको लगेंगे और आप उन औज़ार को कहाँ ख़रीद सकते हो। अगर कोई आर्टिकल दिया गया है तो उस आर्टिकल के जो टॉपिक होती थी तो उससे रिलेटेड कोई किताब है तो उन किताबों के भी रिव्यूज़ दिए होते थे। वो किताब आपको कहाँ मिल सकती है, कितना प्राइस है, कितना दाम है, किसने उस किताब को लिखा, वो सारी डिटेल्स उस कैटलॉग के अंदर होती थी। मतलब ज्ञान से एकदम भरा पड़ा था। ज़रूरी चीज़ें जो आप इधर उधर ढूंढोगे आपको उस कैटलॉग में मिल जाता। Stewart and his team put out several issues of the whole earth catalog. स्टुअर्ट ब्रैंड और उनकी टीम ने मिलकर द होल अर्थ कैटलॉग के बहुत सारे संस्करण निकाले थे। होता है ना, किसी किताब के अलग अलग पार्ट में वो किताब आता है, तो द होल अर्थ कैटलॉग के भी अलग अलग पार्ट में संस्करण निकाले गए थे स्टुअर्ट ब्रैंड और उनकी टीम द्वारा। एंड देन व्हेन इट हैड रन इट्स कोर्स दे पुट आउट ए फाइनल इशू। रन इट्स कोर्स का मतलब कि
जब कोई चीज़ अपने आखिरी चरम पे पहुंच जाती है। तो द होल अर्थ कैटलॉग के जितने भी संस्करण निकलने थे, जब वो निकल गए तो स्टुअर्ट ब्रैनर और उनकी टीम ने मिलकर द होल अर्थ कैटलॉग का फाइनल इशू निकाला, फाइनल एडिशन, फाइनल संस्करण निकाला, आखिरी संस्करण निकाला। इट वॉज द मिड 1970s एंड आई वॉज योर एज। उस वक्त 1970s के बीच का समय चल रहा था, यानी कि 1975 होगा। उस वक्त स्टीव जॉब्स उन बच्चों की उम्र के थे जो उनके सामने अभी बैठे हैं, यानी कि वो 20-21 साल के होंगे। ऑन द बैक कवर ऑफ देयर फाइनल इशू वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड, द काइंड यू माइट फाइंड योर सेल्फ हिच हाइकिंग ऑन इफ़ यू वेयर सो एडवेंचरस। कंट्री रोड का मतलब किसी दूर दराज के इलाके की सड़क जहाँ पे भीड़ भाड़ ना के बराबर होती है, एकदम कम होती है। तो जो फाइनल इशू निकला था, फाइनल एडिशन निकला था द होल अर्थ कैटलॉग का, तो उस फाइनल इशू में उसके बैक कवर पे, पीछे वाले कवर पे एक फ़ोटो था, एक फ़ोटोग्राफ था सुबह के समय किसी कंट्री रोड का, किसी दूर दराज के इलाके की सड़क का सुबह के समय का फ़ोटोग्राफ था। और उस फ़ोटोग्राफ को डिस्क्राइब करते हुए स्टीव जॉब्स कहते हैं कि वो इस प्रकार का फ़ोटोग्राफ था, इस प्रकार की जगह का फ़ोटोग्राफ था कि उसे देखते ही अगर कोई एडवेंचरस इंसान हो, अगर कोई एडवेंचरस हो तो वो इंसान खुद को वहाँ हिच हाइकिंग करते हुए पाएगा, वहाँ वो हिच हाइकिंग करना चाहेगा। हिच हाइकिंग का मतलब होता है, अगर आप किसी ट्रैवलर के व्लॉग को फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो अगर कहीं जा रहे हैं तो वो हिच हाइकिंग करते हुए जाते हैं, यानी कि लोगों से लिफ्ट मांग लेते हैं कि क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे, और फिर वो लिफ्ट लेकर कुछ दूरी तक जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ उन्हें कोई मिल जाता है तो उनसे लिफ्ट लेकर फिर वो अपने डेस्टिनेशन तक मान लो पहुँच जाते हैं, तो उसे कहते हैं हिच हाइकिंग। Beneath it were the words stay hungry, stay foolish। उसी बैक कवर के ऊपर जहाँ पे वो फोटोग्राफ था वहाँ पे लिखा गया था stay hungry, stay foolish। इसका मतलब मैं आगे बताती हूँ। It was their farewell message as they signed off। क्योंकि वो आखिरी संस्करण था होल अर्थ कैटलॉग का, इसीलिए पूरी टीम अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को एक फेयरवेल मैसेज देना चाहती थी, और वो मैसेज था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आगे वो कहते हैं स्टे हंग्री स्टे फुलिश एंड आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ एंड नाउ एज यू ग्रेजुएट टू बिगन अ न्यू आई विश दैट फॉर यू स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच। स्टे हंग्री का क्या मतलब होता है कि हमेशा भूखे रहिए। भूखे रहिए मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाना है, भूखे रहिए, ज्ञान के लिए भूखे रहिए। आपको कहीं ना कहीं से ढेर सारा ज्ञान, नई नई चीज़ें हमेशा जानती रहनी है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा भूखे रहिए, नई नई चीज़ें जानने के लिए हमेशा भूखे रहिए, नए नए काम करने के लिए हमेशा भूखे रहिए। स्टे फुलिश यानी कि हमेशा बुद्धू की तरह रहिए। बुद्धू की तरह मतलब कि आप खुद को समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं आता। जब आप ऐसा सोचोगे ना, तब आप चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनोगे और उसके बारे में और जानने की कोशिश करोगे कि मैं इसके बारे में और जानूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और उसी बीच आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, मैं एकदम बुद्धिमान हो चुका हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचना है। आप समझोगे आपको कुछ भी नहीं आता है। जब आप ऐसा सोचोगे तो आप चीज़ों को ध्यान से सुनोगे और हर चीज़ को आप बड़े गौर से देखोगे, लोगों की बातों को गौर से सुनोगे ताकि आपको और भी चीज़ें जानने को मिल सके। तो स्टीव जॉब्स यही कहते हैं कि उन्होंने खुद के लिए यही कामना की है कि वो हमेशा भूखे रहे और हमेशा फुलिश रहे, ताकि वो और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके और भी ज़्यादा नई चीज़ें सीख सके। और यही कामना वो वहाँ उपस्थित सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और उनकी नई शुरुआत हो रही है।
इसीलिए वो उन बच्चों से कहते हैं कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, और उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। तो ये मैसेज सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं था, सभी के लिए था, मेरे लिए, आपके लिए और बाकी जितने लोग हैं जो ये सुन रहे हैं उनके लिए भी। इसीलिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। कभी ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, कभी मत ये सोचना, वरना आप उसी वक्त रुक जाओगे, आप सीखना बंद कर दोगे। जब आप सोचोगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप हमेशा जानने की इच्छा रखोगे और नई नई चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी।